जय हिंद दोस्तों। फाइनली मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का फाइनल डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाखों बच्चों का इंतजार खत्म हुआ जो पुलिस की वर्दी का सपना देख रहे थे। आइए हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए एक डिटेल्ड एनालिसिस। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, कब से फॉर्म शुरू होंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम किस आधार पर होगी, सिलेबस क्या होने वाला है और पिछली बार से क्या क्या बदलाव अब की बार कर्मचारी चयन मंडल में किया है, क्या एज होने वाली है, एक एक माइन्यूट डिटेल पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बच्चा नोटिफिकेशन समझने में एक बड़ी गलती कर लेता है जिसका खामियाजा उसे फाइनल सिलेक्शन के समय भुगतना पड़ता है। सो चलिए शुरुआत करते हैं इसका डिटेल एनालिसिस करने की। अगर बात की जाए तो कर्मचारी चयन मंडल जो है भोपाल ने पुलिस मुख्यालय गृह विभाग के मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग जो कार्यपालिक है उनके लिए सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 परीक्षा संचालन और भर्ती नियम पुस्तिका पूरी क्या कर दी है, जारी कर दी है। इसके आधार पर अगर बात की जाए तो उन्होंने फॉर्म भरने की तिथि की अगर बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू होने वाले हैं 15 सितंबर से 15/9/2025, मतलब 2 दिन बाद फॉर्म लाइव हो जाएंगे और अंतिम इसकी तिथि होने वाली है 29/9/2025, आपका 29 सितंबर तक। आपको सिर्फ 14 दिनों का समय मिला है फॉर्म फिल करने के लिए। ये बड़ा कम है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से हम लोग हैं, जिस तरह से हम टालना चाहते हैं लोग चीजों को, हम कई बार फॉर्म को अंतिम तिथि से भरते हैं। तो उन लोगों के लिए एक एडवाइस है गाइस कि फॉर्म समय से भर दीजिएगा, क्योंकि समय कम है, त्रुटि सुधार का समय कम है और कई बार अंत में हमने देखा है कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का जो साइट होता है वो क्रैश हो जाता है और आखिरी टाइम पे हम फॉर्म नहीं भर पाते। अच्छा, वही अगर बात करें त्रुटि सुधार के आवेदन में संशोधन की, तो उसके लिए आपको 5 दिन एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। आप 4 अक्टूबर तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा के तिथि के बारे में बात करें तो आपका एग्जाम शुरू होने वाला है 30 अक्टूबर से, मतलब आपके पास सिर्फ कुल मिलाकर 47 दिन आज से और फॉर्म शुरू होने के बाद में सिर्फ 45 दिनों का समय मिला है, जो काफी कम है गाइस। अगर आपने शुरू से तैयारी नहीं की है तो ये समय आपके लिए बड़ा हार्ड होने वाला है, बड़ा ही कठिन होने वाला है, क्योंकि इतने कम समय में पूरे सिलेबस को कवर करना सच में एक टिपिकल टास्क है। अगर आप लगातार इसको सही से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित आप इसको कर पाएंगे और उसके लिए कल्पांश स्पेशल बैच जो है वो शुरू करने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस स्पेशल जो बैच चलने वाली है इसके लिए। अच्छा, इससे संबंधित फीस के बारे में बात करें गाइस, तो जो अनारक्षित अभ्यर्थी उन्हें 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र देना है, क्योंकि अलग अलग है, अलग अलग कैटेगरी के प्रश्न पत्र होना उस आधार पर। वहीं पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी के आधार में आते हैं उन्हें 250 रुपए जो है वो प्रति प्रश्न पत्र पे करना है। जो पुलिस विभाग की परीक्षा देने वाले उनमें अनारक्षित वालों के लिए 200 रुपए और जो आरक्षित है किसी प्रकार से उन्हें 100 रुपए प्रति प्रश्न पत्र जो है फॉर्म फीस पे करना है। वहीं एमपी ऑनलाइन का जो शुल्क है वो 60 रुपए और अगर आप स्वयं से पे कर रहे हैं तो आपको सिटीजन चार्टर में आपको 20 रुपए का शुल्क जो है वो पे करना है। वहीं अगर एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम की शुरुआत आपका 30 अक्टूबर से शुरू होना है, जो 2 अलग अलग फेज में होगी, 2 पाली में होगी। एक मॉर्निंग में जिसका आपका 9:20 से आपको 9:30 से 11:30 तक, और अगली जो है आपकी 2:30 से 4:30 बजे तक एग्जाम होगी, जिससे संबंधित इन्होंने चीजें जो है वो बता रखी। क्या क्या चीजें आपके लिए अनिवार्य है, तो उसमें अनिवार्यता के आधार पर अगर देखा जाए तो उन्होंने साफ कहा है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। वो लोग जिनका नाम आधार में अलग है और बाकी डॉक्यूमेंटेशन में अलग है, वो ध्यान दीजिएगा इस बात को लेकर कि आप अपना चीज किस आधार पर करें, ये आधार पंजीयन को सही से निकाल। तो आपका क्या आवश्यक है, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन आवश्यक है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त जो पहचान पत्र है उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब चलेंगे, परंतु उसका सत्यापन आवश्यक है। साथ ही साथ नाम में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक जगह आपकी सरनेम वर्मा लगी और एक जगह आपने आधार कार्ड में कुमार लगा रखा है, उसके कारण दिक्कतें जो है वो हो जाएंगी। अच्छा, आपका मैट्रिक जो है बायोमेट्रिक भी होना है, तो बायोमेट्रिक से संबंधित चीजें जो है वो भी आप ध्यान रखिएगा कि आपका प्रॉपर बायोमेट्रिक इसमें हो। इसके अलावा परीक्षा कक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फोन, सनग्लासेस, नकल पर्चा, ये तो आप जानते हैं कि अलाउ नहीं होता, तो वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिली है जो उन्होंने डिटेल में पार्ट में दी है। ये पूरी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होने वाली है गाइस, तो सारी चीजें जो है उसी आधार पर इसमें कंडक्ट करवाई जाएगी। आगे अगर बात करें कि क्या पोस्ट होने वाली है, किस आधार पर, तो समझिए क्या इसके कॉन्सेप्ट है। एक एक करके डिटेल में हम इसको बात कर लेते हैं कि आपका ये जो
नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया। इस नोटिफिकेशन में किन किन चीजों को इंक्लूड जो है वो किया है। सबसे पहले जो बात आती है वो ड्यूटी किया टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। तो हम आपको बता दें कि जो आरक्षक सामान्य ड्यूटी में आने वाले हैं, जिन्हें विशेष सशस्त्र बल, दो अलग अलग कैटेगरी में हम इसे देखने वाले हैं। तो इसका जो पहली कैटेगरी आती है आपकी आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जीडी जिन्हें हम कहने वाले हैं, इनमें अलग अलग पद इसमें दे रखे कैटेगरी वाइज। जो कांस्टेबल जीडी वाले पार्ट में रहेंगे, इसमें अनरिजर्व्ड में भी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, ओपन, एक्स सर्विसमैन, जो होमगार्ड कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी, आपको टोटल अलग अलग कैटेगरी यहां पर देखने को मिल जाएगी। रिजर्वेशन जो है वो देखने को मिलेगा। अभी तक क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन का जो कंप्लीट है वो डिस्कशन नहीं हुआ है, इस कारण से 13% काल्पनिक पद जो है वो दोनों में रखे। मींस जो 87-30% का रेशो वाला पार्ट है वो इस वैकेंसी में इन्होंने इंक्लूड करके दिया हुआ। तो टोटल पद अगर आप बात कर ली जाए तो अनरिजर्व्ड जो पद है वो आपके 2025 है, ठीक है, और 957 जो है वो आपके अनादर श्रेणी में रहेंगे। और कुल पदों की अगर बात की जाए तो 7,500 पद जो है इस एग्जाम में निकाले गए। ओबीसी के लिए अगर रिजर्व पद, एससी के लिए रिजर्व पद की बात की जाए तो कुल पद 1200 है, एसटी के लिए रिजर्व 1500 पद अवेलेबल है। वहीं ओबीसी में आपके 2025 पद अलग से 27% के हिसाब से होने वाले, अगर 27% रिजर्वेशन मिल जाएगा तो, वरना 1050 पद मिलने वाले हैं। और वही ईडब्ल्यूएस में टोटल पद के बारे में बात की जाए तो आपके 750 पद ईडब्ल्यूएस में आरक्षित है। कुल आधार पर आपको 7,500 पद जो है वो इसमें मिलने वाले हैं इस पूरी एग्जामिनेशन में, जो कौन सी कैटेगरी में आती है, आपकी जनरल ड्यूटी वाली कैटेगरी। वहीं पे अगर जो आरक्षक सामान्य ड्यूटी जिसमें विशेष एसएएफ आते हैं या स्पेशल विशेष सशस्त्र बल वाली कैटेगरी में आते हैं, जो सिर्फ पुरुषों के लिए अवेलेबल है, उनमें अगर कुल पदों की संख्या की बात की जाए गाइस तो उसी तरह से इन्होंने भी जस्टिफाई किया है। और इसमें कुल पद आपके 700 होने वाले हैं, ठीक है। 190 पद जो है वो आपके जनरल कैटेगरी में आएंगे, जिसमें 91 अलग से रखे गए हैं जो ईडब्ल्यूएस के कारण। तो कुल पदों की संख्या अगर बात की जाए तो 700 होने वाले। और कुल मिला के अगर इन दोनों को ऐड हम कर लें, विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, तो जो पदों की संख्या है वो आपकी 6,800 इसमें देखने को मिलेगी, अगर उसमें से हम माइनस कर देते हैं तो ये पूरी कैटेगरी वाइज इन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखा है। 7,500 पदों पर ये जो वैकेंसी है वो निकल कर आई। अच्छा, इससे संबंधित अगर चीजें के बारे में बात की जाए कि जो सक्षम प्राधिकारी इन पदों पर है, उसमें पुलिस जो सीधी भर्ती हेतु पद संवर्ग दे रखा है, जिसमें पहली कैटेगरी में आपका आरक्षक जीडी जो है वो इंक्लूड किया गया है। अब अगर इस आरक्षक जीडी के बारे में बात करें तो अभिप्रेत सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पदों के लिए सदस्यों के लिए एक कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो रिजर्वेशन आपको कहां भी मिलेगा, जो एज रिलैक्सेशन होता है उस एज रिलैक्सेशन में भी। तो ये शुरुआत में उन्होंने कंप्लीट एक बात दे रखी कि क्या चीजें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी एक स्पेशल रिजर्वेशन हमको यहाँ पर मिला है कि इसमें इंक्लूड किया गया है। होमगार्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी इसमें रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है। इस आधार पर अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो है वो मिला है। वहीं वेतन भत्ते की बारे में बात करें तो इसमें आरक्षक का जो वेतन भत्ता है वो 19,500 से 62,000 का जो आपका स्लेब है उसमें होने वाला है, उसके आधार पर आपका तय होगा। मध्य प्रदेश सरकार का जो भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इन्होंने कंप्लीट एक पदों पर भर्ती के लिए जो प्रक्रिया है वो एक्सप्लेन किया। 2 अलग अलग कैटेगरीज में बनाई है। अच्छा, सारे सेंटर्स आपके लगभग सभी जिलों में, मैक्सिमम जिलों में सेंटर्स होने वाले, तो आपके गृह जिले में आपके एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा भटकने का या फिर आपके सेंटर्स का कंडीशन आपको नहीं होगी। अब सवाल आता है मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर। तो आरक्षक जीडी जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए शैक्षणिक आरक्षकता में यह है कि इसमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या सभी कैटेगरी में मान्यता प्राप्त किसी कक्षा से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं की कक्षा जो परीक्षा है, हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा, उसके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। वही अनुसूचित जनजाति वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 8वीं जो है वो आपके इसमें कर रखा है। मींस अगर कोई एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है और अगर उसने 8th पास कर रखा है तो वो इसमें आ सकता है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो वो एसटी के अलावा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके पास 10th पास उसके पास होना चाहिए। ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो दे रखा है। न्यूनतम आयु की बात की जाए तो यह कहा गया कि 29/9/2025 तक, इन्होंने बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दे दिया है गाइस कि 29/9/2025 तक आयु जो है वो कितनी पूरी, तो 18 साल की उसकी आयु पूरी हो जाना चाहिए। और अधिकतम आयु जो है वो उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में बता रखी कि कितनी होनी चाहिए। जैसे अगर कोई बंदा अनारक्षित कैटेगरी से बिलोंग करता है तो अनारक्षित के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष है। आर्थिक
जो रूप से कमजोर श्रेणी है ईडब्ल्यूएस, उसमें 33 वर्ष ही रखी गई है। पुरुष महिला के लिए ये 33 वर्ष है, और महिला विशेष जो सभी श्रेणी की महिला है उनमें आपका 38 वर्ष की जो आयु है वो रख रखा है। साथ ही साथ जो आरक्षक कैटेगरी से या आरक्षित है उनमें 38 वर्ष की आयु है। मतलब 18 से लेके 38 साल का जो व्यक्ति है, जो 10th पास है 8th क्लास एसटी में और बाकी सभी कैटेगरी में 10th क्लास है, वो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट जो है वो कर सकता है। एज एक रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है अलग अलग। एक तो आपको अंतरजातीय विवाह पर रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का महिला में। जो विक्रम पुरस्कार विजेता उसे 5 साल का जो है रिलैक्सेशन, मतलब 38 साल तक एग्जाम दे सकता है सामान्य वर्ग में। महिलाओं के लिए समस्त श्रेणी में तो 43 वर्ष तक की महिला इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। और पुरुष जिसको विक्रम पुरस्कार विजेता है जो आरक्षित श्रेणी से आता है उसे भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है। तो कुल आरक्षित वर्ग में 43 साल की उम्र तक जो व्यक्ति है वो एग्जाम दे सकता है। तो इसमें विक्रम पुरस्कार से सम्मानित लोगों को भी आयु में छूट जो है वो दी गई है। स्वयंसेवी नगर सैनिक जो नॉन कमीशन अधिकारी के मामले में है, अगर आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी हो चुकी है होना चाहिए, वो कैटेगरी इसके अंदर इन्होंने डाल रखी है। पर इसके लिए उन्होंने अलग से कोई नियुक्ति आयु सीमा में छूट की पात्रता नहीं रखी है। भूतपूर्व सैनिक के आधार पर अगर बात की जाए तो उसमें इन्होंने सिंपल सा एक मेंशन जो है वो किया है, और वो मेंशन किया है कि भूतपूर्व सैनिक के लिए अंतर्गत आते उन्हें वर्तमान आयु के द्वारा उसके द्वारा पहले ही दी गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, और उसमें उच्च सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 3 वर्ष का एडिशनल उनको रिलैक्सेशन जो है वो इस एग्जाम के तहत दिया गया है। वहीं अगर आयु सीमा के अलावा एग्जाम की परियोजना के बारे में बात करेगा तो एग्जाम जो है वो अलग अलग फेज में कंडक्ट होना है। 2 अलग फेज होंगे। पहला एक लिखित परीक्षा होना है जिसमें बहुवकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरी, अच्छा ये हिंदी भाषा में होगी। इन्होंने यहाँ क्लैरिटी दे रखी है किस भाषा में एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, हिंदी भाषा में। तो इंग्लिश का कोई टंटा नहीं है, जिनको इंग्लिश से डर है वो इससे आराम से दूर रह सकते हैं। तो हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर आपका प्रारंभिक चरण होगा। ये क्लियर करने के बाद आपका द्वितीय चरण होगा, जो द्वितीय चरण में सबसे पहले आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है वो किया जाएगा। जो प्रथम चरण होने वाला है गाइस, उसमें सिंपल जो एग्जाम आपकी होगी उस एग्जाम को इन्होंने कहा है कि हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न पत्र इसमें पूछे जाएंगे। अधिकतम 100 अंक है, हर प्रश्न के 1 अंक दिए जाएंगे, और किसी भी उत्तर का कोई भी माइनस मार्किंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। अच्छा, ये जो टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें से 40 अंक, मतलब 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के होंगे, रीजनिंग के होंगे, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के। 30 क्वेश्चन जो है वो बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के होने वाले हैं, और 30 क्वेश्चन आपके विज्ञान और सरल अंक गणित जो है वहां से आएंगे। इस तरह से आपके टोटल 100 क्वेश्चन का ये जो एग्जाम है ये एग्जाम होने वाला है। इसमें इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को या रिजर्वेशन को लेकर भी अपना जो सारी कहानी है वो इन्होंने अंदर क्लियर कर दी है कि किस तरह से इसमें चीजें होगी। सो वर्टिकल श्रेणी में विद्यापीठ पद का जितने भी टोटल पद है उसके 7 गुना अभ्यर्थी को कट ऑफ अंकों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा में चुना जाएगा। मतलब 7000 के आधार पर जितने भी पद है उसका मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा 7। पहला जो फेज क्लियर करेंगे उन्हें द्वितीय चरण होना है, और द्वितीय चरण में सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है वो होगा, जिसमें जो भी पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक होंगे वो आपका पूरा एग्जाम जो है वो कंडक्ट करेंगे। इसके आधार पर आपका जो अलग अलग शारीरिक के क्या क्या होना चाहिए वो इन्होंने शारीरिक मापदंड जो है वो क्लैरिटी में मेंशन कर रखे। हाइट को लेके क्लैरिटी है गाइस कि आरक्षक पदों के लिए जो अनारक्षित लोग हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं उन सब के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट जो है वो दे रखी है। सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर का कैटेगरी इसमें रखा है। वहीं अगर कोई गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं मामले में आता है तो उसके लिए हाइट 150-70 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ आपका सीना, और जो सीना उसी आधार पर रखा गया है। मराठा, अनुसूचित जाति और जनजाति में हाइट में 165 सेंटीमीटर की मांग की गई है। 3 इंच का एक जो है सेंटीमीटर का आपको अंतर मिलेगा। सीने की बात अगर की जाए तो वही सीना रखा जाएगा जनरली जो बाकी चीजों के लिए आया है। अब जब विशेष सशस्त्र बल के बारे में बात की जाए तो वहां पर कैटेगरी थोड़ी इन्होंने सिंपल कर रखा है कि इसमें सीना फुलाकर 81 सेंटीमीटर और फुलाव सहित 86 सेंटीमीटर कर दिया है, और हाइट 168 सेंटीमीटर ही जनरली रखी है। अच्छा, महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर के रूप में रहेगी।
वहीं आरक्षक जो वर्ग या सभी अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट अधिकतम जो है पुरुषों के लिए रखी गई है। सीना 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर फुलाव सहित इसमें रखा है। तो ये एक बेसिक सा पार्ट जो है वो इंक्लूड इसमें किया है, जो कद का माप या बाकी चीजें इंक्लूड इसके अंदर की गई। ये पार्ट आपका इस चीज के लिए कि किस आधार पर आपको क्या है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, किस कैटेगरी से आते हैं और किन बच्चों को तैयारी करना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि वो हेल्दी या फिजिकली इस चीज के लिए फिट नहीं होते, वो एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं और बाद में मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा मेडिकल में बाहर हो, इसलिए वो पूरा के पूरा जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ ले तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि किस तरह से हमें आगे जाना है और नहीं। ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है गाइस, जहां जो रिक्वायर्ड होती है हमें इस चीज में जाने के लिए कि किस क्या बेसिक चीजें हैं, कि आपका क्या एज होना चाहिए, क्या एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके अलावा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको कल्पाक्ष का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां मिल जाना है। टेलीग्राम की लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर कल्पाक्ष जल्द ही नई बैच जो है वो स्टार्ट करने वाला है, ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच दोनों। जो भी लोग इसको लेकर इंटरेस्टेड है वो कल्पाक्ष विजिट कर सकते हैं, कल्पाक्ष के चैनल पर लगातार बने रह सकते हैं। यही था। और भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है गाइस तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसे आंसर करने की पुरजोर बड़ी जल्दी कोशिश करेंगे।